हेलो मेरे प्यारे सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म JR ट्यूटोरियल्स में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने न्यू सिलेबस को पढ़ाना शुरू कर दिया है सिक्स स्टैंडर्ड के लिए, जिसमें हमने साइंस सब्जेक्ट को स्टार्ट करके फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको स्टार्ट किया था और फर्स्ट लेक्चर को बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाया था और उम्मीद करता हूं आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। आज है हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 और जैसा मैंने प्रॉमिस आपसे किया था कि हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो मैं एक प्रॉमिस आपसे भी चाहता हूं कि यार शहर में पूरे महाराष्ट्र में ढिंडोरा पिटवा देना कि राहुल सर सिक्स स्टैंडर्ड के नए वीडियोस जो न्यू सिलेबस के हैं उसको पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सिक्स के बच्चे आए और हमारा जो एक्स्ट्रा मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, दोबारा सब कुछ पढ़ा रहे हैं, ये मेहनत रंग लाए। ठीक है, तो जरूर से कर लेना। और साथ ही में हमारा एक JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, ऐप है, प्ले स्टोर से जाके JR ट्यूटोरियल के ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे रजिस्ट्रेशन कर लेना, अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के लॉग इन कर लेना। बहुत सारी काम की चीजें आपके लिए आएंगी और हम प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ नोट्स भी आपको वहां पे प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको पढ़ाई करने में हेल्प होगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या देख लिया था, अगर हम क्विकली आपको रिवाइज कराएं तो हमने देखा था कि 7 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं: रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ग्रोथ, डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, मूवमेंट। ये सारी चीजें हमने देख ली थी एक एक करके। ठीक है ना, इसमें हमने मोती डॉग का एग्जांपल लिया था। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे कौन कौन से: ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, न्यूट्रिशन। इसको हमने एक एक करके स्टडी किया था और जिसमें सबसे पहला हमने स्टडी किया था कि कैसा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा होता है। हमने देखा था सीड जर्मिनेशन के एग्जांपल से। और उसके बाद हमने देखा था कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कैसा होता है, यानी कि कैसे किसी को टच करेंगे, कैसे गुस्से में, कैसे क्या, ये सारी चीजें कैसे हम रिस्पॉन्स करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और हमारा जो अगला टॉपिक है जो आज हमें कंटिन्यू करना है, पढ़ना है, जो कि है दोस्तों एक्सक्रीशन। ठीक है, समझ रहा है सबको? उम्मीद कर रहा हूं दिख रहा होगा। चलो, अब ये एक्सक्रीशन टॉपिक है हमारा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे अपने बुक में भी आपके पास होगा। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या, जैसे कि सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं एक्सक्रीशन का मतलब मैं आपको समझा दूं, तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है हम पूरे दिन में कुछ ना कुछ खाते हैं और पानी भी पीते हैं। खा रहे, मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं दोपहर में लंच कर रहा हूँ, उसके बाद मैं शाम को वापस से नाश्ता कर रहा हूँ, रात को वापस से डिनर कर रहा हूँ, और ये सिलसिला चल रहा है। बीच बीच में मैं बहुत सारा पानी भी पी रहा हूँ। ठीक है, तो हम इतना सारा चीज जो खा रहे, क्यों खाते हैं खाना? एनर्जी के लिए खाते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो एनर्जी के लिए जो मैं खाना खा रहा हूं, लेकिन मैं इतना सारा खाना खाते गया, रोज खा रहा हूं, सालों साल खा रहा हूं, मैं 30 ईयर्स का हो गया, मैं तो 30 ईयर्स से खाते जा रहा हूं, तो वो जो खा रहा हूं ना, वो जा कहां रहा है? अब आप बोलोगे सर वो तो एनर्जी बन गया। लेकिन भाई, अगर वो एनर्जी बन गया, तो आप जो सुबह सुबह जाते हो कुछ कचरा को बाहर निकालने के लिए, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं? सुबह सुबह जाते हो ना कुछ कचरे को बाहर निकालने के लिए, तो वो क्या है? तो दैट इज योर वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट प्रोडक्ट दो चीज होता है, एक सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट होता है। लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, जो जनरल तौर पे हम जिसको टॉयलेट बोलते हैं, हम टॉयलेट जाते हैं दिन में 4 बार 5 बार जाते हैं, तो दैट इज अ टॉयलेट, उसमें से आपका लिक्विड बाहर निकलता है। और एक होता है प्रॉपर वेस्ट प्रोडक्ट जिसको स्टूल कहा जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में स्टूल कहते हैं। ठीक है, जो आप सेकंड नंबर जाते हो, बराबर 2 नंबर जाते हो ना, दैट इज योर प्रॉपर वेस्ट प्रोडक्ट जो आपका बाहर निकलता है। तो जो भी आप खाना खाते हो, करेक्ट है, उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, लेकिन वो एनर्जी डायरेक्ट नहीं मिलती है। वो सबसे पहले हमारे पेट में जाता है, स्टमक में जाता है, और वहां पे जाके वो डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरता है, और वो लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट होता है रेक्टम। वो रेक्टम में टेम्पररी स्टोर होता है, कचरा जो होता है ना, वो टेम्पररी स्टोर हो जाता है, और वो कचरा फिर वो बाहर निकल जाता है एनस के रास्ते से। और इसके बीच में जो मैंने आपको बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जब वो आया था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको माइक्रोविलाइज कहा जाता है। वो माइक्रोविलाई क्या करते हैं, वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके ब्लड के पास भेजते हैं, और ब्लड पूरे शरीर में पहुंचाता है। वहां के बहुत सारे सेल्स के अंदर, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनती है, जिससे आपको पूरे बॉडी में एनर्जी सप्लाई होती है। अब मैंने ये इतना डीप में बात की है, वो उतना डीप में अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है, खाली मैंने आपको समझाया तो ये याद रख सकते हो। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? वेस्ट प्रोडक्ट की। तो वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकला वो बता दिया। तो एक्सक्रीशन का मतलब भी वही होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। हमारे शरीर में से वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना, इसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। अब एनिमल्स में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं या फिर सांस छोड़ते हैं, तो एनिमल्स क्या करते हैं, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जैसे आप लोग, अब मेरा नाक जाम है, मेरे को बीच में सर्दी और बुखार हो गया था, लेकिन अब ठीक है थोड़ा सा। आप लोग लिया, छोड़ो, ठीक है, अब मेरे
नाक में से तो नहीं आ रहा है क्लियर, लेकिन आप लोग का आ रहा होगा अगर आपका हेल्थ ठीक होगा तो जब आप लेते अंदर हो तो हवा ले रहे हो पूरा। लोग बोलते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन डायरेक्ट पूरा थोड़ी आएगा, फिल्टर थोड़ी लगा है कि हवा में से सिर्फ ऑक्सीजन निकालेंगे, क्योंकि हवा में तो बहुत सारे गैस है। तो हम लेते तो बहुत सारे गैस है, एयर को लेते हैं, हवा लेते हैं एयर। तो एयर जब नाक के अंदर से लंग्स के पास गया तो लंग्स के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का ही काम होता है, तो वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया, और वो जैसे मैंने बोला कि ब्लड के थ्रू जाएगा कहां तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक जाएगा, वहां पे रेस्पिरेशन में होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। वहां पे उसका एनर्जी बन गया, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बनता है, वो फ्यूचर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे को आदत है बड़े बच्चों को पढ़ाने की इसके लिए, लेकिन फिर भी समझो। एनर्जी मिल गया, अब वहां से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास आएगा और लंग्स के थ्रू हम बाहर निकाल देंगे। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकलता है, और इसीलिए जब आप बाहर निकालो नाक से तो आपका हवा जो है वो गरम गरम आता है, और कहीं ना कहीं उसमें हल्का फुल्का मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। एंड एनिमल्स जो होता है ये स्वेट भी निकालते हैं, यूरिन भी निकालते हैं। जैसे हमें टॉयलेट भी होता है, ठीक है, दैट इज द यूरिन। टॉयलेट को हम लोग क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, यूरिन बोलते हैं। यूरिन भी निकलता है और पसीना भी निकलता है। तो पसीना इज नथिंग बट ईयर ऑल्सो इट इज ए वेस्ट, इट इज ए वाटर जो बाहर निकलता है। ठीक है, समझ में आया। प्लांट्स के केस में क्या होता है, प्लांट्स वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं। कहां स्टोर करते हैं, अपने छाल में। छाल का मतलब क्या होता है, आपने स्टेम देखा है, स्टेम, स्टेम के ऊपर एकदम कवच होता है, एक लेयर होता है कड़क सा, एकदम रफ रहता है, दैट इज योर बार्क, या फिर पुरानी पत्तियों के तौर पे रखता है, बाद में उसको निकाल देता है। ठीक है, जैसे कुछ एक्सेस सॉल्ट हो गया, टैनिन्स हो गया, रेजिन, गम, आपने देखा है ना बहुत सारे पेड़ में से व्हाइट व्हाइट कलर का चीज निकलता रहता है, गम निकलता है, रेजिन्स निकलते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्जेलेट निकलते हैं। तो वो प्लांट्स के लिए क्या है, वो एक्सक्रीशन ही है, याद रखना। तो एनिमल्स एक्सक्रीशन करते हैं तो प्लांट्स भी करते हैं, लेकिन प्लांट का तरीका अलग है और प्रोडक्ट अलग है। ठीक है, हम जो खाते हैं उसी का वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, लेकिन प्लांट्स का ऐसा नहीं है। तो प्लांट्स में क्या होता है, या तो वाटर निकलेगा, या तो और भी जो रेजिन्स है गम के फॉर्म में निकलेगा, जैंथिन्स के फॉर्म में निकलेगा, तो इसके फॉर्म में वो चीजें निकलती है। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसी लीव्स जो होती है, या फिर जो छाल होता है लकड़े का, ठीक है ना, पीस ऑफ बार्क फॉल ऑफ द स्टोर्ड वेस्ट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द प्लांट। तो यही जब झड़ते हैं ना, आपने देखा होगा पत्तियां झड़ जाती है, उसमें से पानी निकलने लगता है या फिर गम निकलने लगता है, व्हाइट कलर का लिक्विड बाहर निकलने लगता है प्लांट में से। तो ये सब समझ लो कि प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, सम प्लांट्स रिलीज ए स्टिकी लिक्विड, जैसे मैंने बताया कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं स्टिकी लिक्विड जो है उनके स्टेम में से बाहर निकलता है जब उनको कोई चोट लगा होता है। तो मान लो कोई स्टेम है, एक बड़ा सा मोटा पेड़ है, स्टेम है, और उसको आप चाकू मारो तो हल्का सा कटेगा, तो जैसे ही कटेगा ना वहां से भी कुछ लिक्विड बाहर निकलेगा। जैसे हम लोग को कट लगेगा तो हमारा खून निकलता है, वैसे उनका कट लगेगा तो एक स्टिकी चिपचिपा एक लिक्विड बाहर निकलता है। तो वो भी उनके लिए क्या है, एक ऐसा लिक्विड है जो कि गम बनता है, और उसी को कलेक्ट करके लोग गम बनाते हैं, रबर बनाते हैं, देखा है ना बहुत सारे प्लांट्स के केस में। तो ये भी एक एक्सक्रीशन का ही पार्ट है। ठीक है, रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो रिलीज सम वेस्ट, यानी कि जो पेड़ का रूट्स होता है, जड़ जो होता है, वो भी कुछ वेस्ट मटेरियल को रिलीज करता है सॉइल के अंदर ही अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो आप लोग को याद रखनी है। करेक्ट है, याद रहेगा। चलो अगला जो टॉपिक है दैट इज योर रिप्रोडक्शन टॉपिक, ध्यान देना। अब रिप्रोडक्शन का मतलब बताने की जरूरत तो नहीं, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पीढ़ी को आगे बढ़ाना। ठीक है, जैसे आपके माँ बाप से आप आए हो, या फिर आपके दादा दादी से आपके माँ बाप आए हैं, आप माँ बाप मतलब सिर्फ पप्पा आए होंगे दादा दादी से, और मम्मी आए होंगे नाना नानी से, फिर ये दोनों का मिलन हुआ यानी कि माँ बाप ने शादी की, उसके बाद आप पैदा हुए, आप भी किसी से शादी करोगे, ठीक है ना, फिर उनके थ्रू आपका भी बच्चा होगा। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट द रिप्रोडक्शन, यानी कि हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। सेम स्पीसीज, हम इंसान है तो इंसान ही आएंगे, ठीक है ना, डॉग है तो उसमें से डॉग निकलेंगे, कैट्स है तो उसमें से कैट ही आएंगे, ठीक है ना, कोई भी दूसरा एनिमल है तो उसमें से वही टाइप के एनिमल आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि डॉग ने एक बिल्ली को जन्म दिया, ऐसा तो होगा नहीं ठीक है, तो ये कॉमन सी बात है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अनदर लिविंग, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया, प्रोड्यूस किया, दैट इज नथिंग बट द रिप्रोडक्शन, यानी प्रोड्यूस होना और बार बार होते रहना, दैट इज द रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी दुनिया में आज से हजारों लाखों साल पहले एक इंसान आया होगा, एक मेल एक फीमेल होंगे, उनसे आए होंगे, फिर वो रिप्रोडक्शन करते गए और तब जाके हमारे पूरे वर्ल्ड में इतनी पॉपुलेशन हो गई ना। तो यही चीजें हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, याद रखना, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखना है। देखो यहां पे ध्यान से, कुछ एनिमल्स
कुछ एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन जो हो रहा है उनका, वो अंडे दे रहे हैं और अंडे में से फिर वो ऑर्गेनिज्म जो है बाहर आता है, जैसे आपने बट ऑब्वियसली देखा होगा। ठीक है, तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं और फिर उसमें से जो बेबी है वो अंडे में से फूट के बाहर निकल जाते हैं, उस टाइप के एनिमल को ओविपेरस एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब अंडे देने वाले जानवर, अंडे देने वाले जानवर। अब जानवर में सब आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, फिशेस भी आ जाते हैं। तो ये मत सोचना कि जानवर अंडे कब देते हैं, तो जानवर में भी बहुत सारे लोग हैं जो अंडे देते हैं। जैसे आपने स्नेक देखा होगा, सांप। अब सांप में भी बहुत सारे सांप होते हैं जो डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जो डायरेक्ट सांप ही निकलता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं। बर्ड्स में भी कुछ होते हैं जो अंडे देते हैं। समझ में आ रहा है आपको बात को कहने का मतलब? तो जैसे बर्ड्स हो गए, फिश हो गए एंड मेनी इंसेक्ट जो होते हैं वो अंडे ही देते हैं और फिर वो अंडे में से टूट के जानवर जो होता है बाहर आता है। समझ में आया? लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट अपने बच्चे को जन्म देते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग का बच्चा डायरेक्ट ह्यूमन बींग ही होता है, अंडा नहीं आता पहले। ठीक है, तो उस टाइप के एनिमल को वीवीपेरस कहते हैं। जैसे हम लोग क्या है, वीवीपेरस है। ठीक है, एग्जांपल काऊ हो गए, डॉग हो गए, चूहा हो गया, ह्यूमन बींग हो गया, ये सारे क्या है, वीवीपेरस एनिमल। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स जो है, प्लांट्स की भी बात कर लेते हैं। तो मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड। जैसे सीड के थ्रू सीड जर्मिनेशन होता है, स्टेम बनता है, स्टेम से आगे प्लांट बड़ा होता है, लीव्स निकलता है, फ्लावर्स निकलता है, और वही फ्लावर्स के वजह से आगे जाके निकलता है। फ्लावर्स के बाद फ्रूट निकलेगा, फ्रूट का बीज बनेगा, वो बीज वापस से आएगा, फ्रूट खाओगे ना। जैसे आपने फ्रूट क्या है, मैंगो। मैंगो एक फ्रूट है, मैंगो बना, आपने आम खाया, गुठली फेंक दिया जमीन पे, अब वो गुठली जमीन पे जाएगी, वहां से वापस एक नया आम का पेड़ उगेगा। तो दैट इज द रिप्रोडक्शन ना। तो यही चीजें होती है। ठीक है, तो सीड कंटेन ए टाइनी सीडलिंग विद ए प्लूम्यूल यंग शूट एंड स्टोर्ड फूड फ्रॉम द ग्रोइंग सीडलिंग। यानी सीड से ही आगे ग्रो होता है। जब सीड को सॉइल के अंदर डाला जाता है, प्लांट किया जाता है, और उसके बाद जो सीड है उसमें से नया प्लांट जब बनता है, उसी प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। सीड्स ऑफ बीन्स एंड पीस, जो वटाने होते हैं ना, वटाने बोलते हैं ना हम लोग, तो उसके पास दो हाफ्स होते हैं। मतलब उसको अगर आप तोड़ोगे तो दो टुकड़े में टूट जाएंगे, इसीलिए उसको कॉटिलिडन्स कहते हैं, डाइकोटिलिडन्स कहेंगे। ठीक है ना, जिनके पास सीड का फूड होता है। लेकिन ऐसे भी सीड्स होते हैं जैसे गेहूं हो गया, जवार हो गया, ठीक है ना, इनके पास भी कुछ स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्रो होते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म में जस्ट फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट ऑफ देयर बॉडी, जिसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी एक पार्ट को, किसी भी चीज को काट के डाल दो और वो वहां से ग्रो हो जाएंगे, दैट इज नथिंग बट द वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जिसका एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे, हम लोग ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। हाँ, यहाँ पे नहीं है, मतलब एग्जांपल के तौर पे हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे आलू होती है, ठीक है ना, आलू को अगर आप उसमें से आई निकलता है, देखो आलू को छोड़ दो ऐसे, तो उसमें से आंख निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं आलू बटाटे की आंख। अम्मा छोड़ जाने दो, वो नहीं बोलूंगा। ठीक है, बटाटे की आंख होती है। ठीक है, अब बटाटे को डाल दो सॉइल के अंदर, वो उसमें से नया बटाटे का जो है वो निकलेगा। आपको पता ही है बटाटा जो होता है वो ग्राउंड के अंदर होता है। ठीक है ना, तो वो चीजें होती है, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपागेशन। लीव्स में से भी निकलती है, ब्रायोफाइलम इज द एग्जांपल। ठीक है, अब जो मैंने रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स की बात की थी, तो ओविपेरस अंडा देता है, उसमें से जो है हैचलिंग के थ्रू क्या होता है, बर्ड, बेबी बर्ड जो है बाहर आता है। लेकिन विविपेरस में मदर से डायरेक्ट न्यू वन बाहर आता है। तो ये होता है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अगला आ जाता है रेस्पिरेशन टॉपिक। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, याद रखने वाली टॉपिक है, मस्त एकदम। देखो इसको, क्या होता है रेस्पिरेशन। जैसे मैंने आपको बताया, रेस्पिरेशन एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। तो ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, 6 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो आप लोग, तो सिर्फ इतना याद रखना है। जैसे हम लोग ने हवा को अंदर लिया, तो जब हमारे अंदर हवा गया, तो मेन जो लंग्स होता है, हवा वहां पे जाता है, हमारे लंग्स के अंदर हवा स्टोर होता है। लेकिन हवा के अंदर सिर्फ एक ही चीज हमें काम का है, जो कि है ऑक्सीजन, बाकी और कोई चीज काम का नहीं है। तो जब मैंने ऑक्सीजन मतलब हवा अंदर लिया, तो ऑक्सीजन लंग्स के पास जाता है, लंग्स के पास टेम्पररी स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब लंग्स के अंदर छोटे छोटे बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि हम देख नहीं सकते, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। ये सब आप फ्यूचर में पढ़ोगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, सुन लो। एल्वियोलाई होते हैं, वो एल्वियोलाई से कनेक्टेड होते हैं बहुत सारे छोटी छोटी नसें, यानी कैपिलरी, जो हमारे नस होते हैं ना, वैसे वहां पे भी नसें प्रेजेंट होती है, वहां से वो ऑक्सीजन को लेती है और ब्लड में छोड़ देती है। ब्लड के पास ऑक्सीजन आ जाता है, अब ब्लड घूम रहा है पूरे ऑर्गन्स में, तो वो क्या करता है, जहां जहां सेल्स है, क्योंकि आपको पता है हमारा बॉडी किससे बना है, सेल से बना हुआ है। अब आप बोलोगे सेल का मतलब क्या होता है, तो याद रखना, सेल, CELL, ये सेल होता है जिससे हमारा पूरा शरीर बना है। सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर हमारा बॉडी बना हुआ है। तो सबसे छोटा चीज
पूरे शरीर का, इंसान का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो होता है सेल। याद रखना, ये आपके लिए मैं बता रहा हूं, याद रखो इसको। तो वो सेल के अंदर होता है बहुत सारा पार्ट, जिसके अंदर एक ऑर्गन होता है। सेल के अंदर एक ऑर्गन होता है, सेल का ऑर्गन, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। और यही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एनर्जी बनता है। कैसे? जो आप खाते हो और जो आपने ऑक्सीजन लिया, दोनों के रिएक्शन से एक एनर्जी बनता है, और वही एनर्जी हमारे पूरे शरीर में सप्लाई होता है। और फिर वहां पे एक और चीज बनता है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के रास्ते से वापस लंग्स में आता है और हम उसको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हमारा कोई काम नहीं है। तो लंग्स के रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी फालतू गैसेस जो थे, वो भी जो स्टोर थे, वो चले जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, तो इनहेलेशन होता है। इनहेलेशन का मतलब हवा अंदर लेना, लंग्स के अंदर लेना, इसको इनहेलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन हुआ। एक होता है एक्सेलेशन, यानी कि रिलीज करना, मैंने अंदर लिया फिर छोड़ भी दिया, तो दैट इज एक्सेलेशन। इनहेलेशन, एक्सेलेशन। तो एक्सेलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, और साथ साथ वाटर वेपर भी जो थोड़े मोड़े होते हैं, वो भी लंग्स के रास्ते, नोज के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। और एक होता है रेस्पिरेशन, कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द एनर्जी। मैंने क्या बोला, रेस्पिरेशन क्या है? अंदर क्या बन रहा था, मैंने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बन रहा है, एनर्जी बन रहा है ना बच्चा। और यही एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है। और याद रखना, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ना पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कोई फ्यूचर में आपको सवाल पूछेगा, ये चीज याद रखना मेरी बात। आपके राहुल सर ने 6वीं में ही पढ़ा दिया था, बोलना आप तो बहुत आगे निकल जाओगे वैसे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। इसके अंदर ही एनर्जी बन रही होती है, ठीक है, याद रखना। तो ये जो प्रोसेस है एनर्जी प्रोडक्शन का बॉडी के अंदर, ठीक है ना, ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है फूड के साथ, जो मैंने आपको बताया, इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो ब्रीथ करते हैं नोज के थ्रू, एंड ये जो प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन जो हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली एक के बाद एक होता है। जैसे हम इंसान की बात करें, हम भी एक एनिमल है, तो मैंने इनहेलेशन लिया, अंदर गया और अंदर एनर्जी बनाया होगा, फिर मैंने बाहर निकाल दिया। तो ये आपका प्रोसेस आपके अंदर हो रहा है, ठीक है। एनिमल्स डू नॉट हैव ए नोज और लंग्स टेक इन द ऑक्सीजन बाय अदर मींस, यानी जिनके पास नोज नहीं है। अब इंसान के पास है, बहुत सारे जानवर के पास नोज है, तो वो लोग तो ऑक्सीजन मतलब जो एयर है वो नाक के थ्रू ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नाक के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके पास नोज नहीं होता भाई। तो उस केस में क्या वो लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाते? लेते हैं भाई, कैसे लेंगे? वो लोग लेते हैं स्किन से या गिल से। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म जो स्किन से डायरेक्टली ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे फ्रॉग वगैरह का आपने नाम सुना होगा, तो ये स्किन से ले लेते हैं। मछलियों का नाम सुना होगा, मछली भी ऑक्सीजन पानी में से लेती है, तो गिल्स के थ्रू लेती है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। हमारे पास गिल्स नहीं है, इसके लिए पानी में हमें दम घुटता है। पानी में हम जिंदा नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि हमको चाहिए ऑक्सीजन, और पानी में जाएंगे तो भाई हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। लेकिन फिश के पास गिल्स है, जो कि पानी में से भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में उनको हेल्प मिल जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इनहेलेशन, ऑक्सीजन गया लंग्स के अंदर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, तो ये चीजें होती है, ठीक है। समझ में आया? हाँ, एक और चीज पढ़ाने लायक टॉपिक है, इसके लिए बता रहा हूं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है कि आप ब्रीथ कर रहे हो, मतलब ऑक्सीजन अंदर, मतलब एयर अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, अंदर बाहर। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इट्स ए ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, बस। लेकिन रेस्पिरेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है, जिसमें वो एयर अंदर गया, ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन से लंग्स के अंदर से वो कैपिलरीज के थ्रू, एल्वेलाई से होके ब्लड के थ्रू वो पहुंच रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल के, फिर खाना जो आपने खाया है वो भी डाइजेस्ट होके पहुंच रहा है वहां तक, और दोनों का वहां पे रिएक्शन हो रहा है, फिर एनर्जी बन रही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका रेस्पिरेशन था। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया आप लोग को। चलो लास्ट टॉपिक है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब क्या? चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, सब कुछ आ जाता है मूवमेंट में। कोई भी हरकत करना, दैट इज द मूवमेंट। अभी आप डांस कर रहे हो, हाथ ऐसा कर सकते हो, टांग ऐसा कर सकते हो, भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, जंप कर सकते हो, सो सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो। जो जिम्नाशियम करते हैं वो टेढ़ा मेढ़ा बेंड हो सकते हैं। ये सब क्या है? मूवमेंट ही तो है। क्या है? मूवमेंट ही तो है। तो मूवमेंट क्या है? ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ द होल बॉडी, यानी आप जैसे थे, आपने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, तो हो गया मूवमेंट। तो ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर पाते हैं। तो एनिमल शो मूवमेंट टू ऑब्टेन फूड। बताओ, इंसान ने या फिर एनिमल्स ने मूवमेंट क्यों किया होगा? ताकि फूड को खा सके, प्रोटेक्शन के लिए, शेल्टर के लिए, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है ना, वॉकिंग करना, जंपिंग करना, स्विमिंग करना, ये सब मूवमेंट है। बट प्लांट्स मूवमेंट करता है क्या? सवाल ये आता है, प्लांट्स मूवमेंट करता है क्या? नहीं भाई, प्लांट्स मूवमेंट नहीं करता, ठीक है। प्लांट्स मूवमेंट नहीं करता। अब आप बोलोगे सर प्लांट्स तो मूवमेंट नहीं करता, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों है? भाई जरूरी है क्या मूवमेंट सिर्फ हाथ पैर का चलाना ही हो? नहीं ना, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो प्लांट्स की जब हम बात कर रहे थे, प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट उसके अंदर भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है। जैसे कि सनलाइट आने के बाद
क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ द प्लांट ग्रो इन दैट डायरेक्शन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स का डायरेक्शन कहां होता है, जहां पे सनलाइट हो। आप इस तरफ रखो एक प्लांट को, छोटे से पौधे को इस तरफ रखो, और वहां पे एक खिड़की है, वहां पे सनलाइट आ रहा है और खिड़की खोल दो तो उसका डायरेक्शन ना थोड़ा इस तरफ बेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट की तरफ वो अट्रैक्ट होता है। रूट्स ग्रो करता है टुवर्ड्स द मॉइस्चर इन द सॉइल, जहां पे पानी, जहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट है वो ग्रो करता है। लीव्स जो होते हैं फोल्ड होते हैं आफ्टर सनसेट, बंद हो जाते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कमल, लोटस का एग्जांपल था, ओपन हो जाते हैं सनराइज के बाद। ठीक है ना, फ्लावर ब्लूम होता है, ठीक है ना, फ्लावर्स खिलखिलाते हैं ना, ये सारा क्या है, उनके लिए मूवमेंट ही तो है। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि एनिमल का मूवमेंट तो दिखता है लेकिन प्लांट्स का भी मूवमेंट उस डायरेक्शन में होता है। समझ में आया? चलो एक आखिरी टॉपिक है, दैट इज नथिंग बट योर लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग, मेटामॉर्फोसिस। मेंढक की बात हो रही है, मेंढक, फ्रॉग, सभी लोग जानते हैं फ्रॉग को, देखा होगा अपने लाइफ में। तो लाइफ साइकिल या फिर जिसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ये क्या है, एक कंप्लीट सीरीज ऑफ स्टेज है, ठीक है, जो बर्थ से लेके एडल्टहुड तक जाता है। तो यहां पे थोड़ा सा मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग को। देख पा रहे हो आप लोग, सबसे पहले एग्स होते हैं, फ्रॉग का जो भी होगा एग्स होगा, क्लस्टर, ठीक है। उसके बाद ताड़पोल बनता है जिसके पास सिर्फ गिल और क्या होता है, टेल प्रेजेंट होता है। वो ताड़पोल थोड़ा और बड़ा हो जाता है, उसके बाद एक लेग आ जाता है उसमें और वो फिर ग्रो करता है और एक छोटा यंग फ्रॉग बन जाता है जिसका टेल जो होता है वो ऑलमोस्ट गायब जैसा हो जाता है और लास्ट में फिर वो एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। और यही सिलसिला रिप्रोडक्शन करके चलता रहता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट साइकिल ऑफ फ्रॉग, जिसको हम लोग, और यही जो कंप्लीट साइकिल जो चेंजेस हो रहा है ना कंटिन्यूअसली, इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। याद रहेगा? ठीक है। तो जब बारिश का सीजन आता है, बिगिनिंग, शुरुआत में, क्या बोल रहा है, जब बारिश का सीजन आता है बिगिनिंग के दौरान, रेनी सीजन के दौरान, तो फ्रॉग्स जो होते हैं ना बहुत सारे एग्स देते हैं, ठीक है ना। उनको जब कंफर्टेबल लगता है तो वो रिप्रोडक्शन करने के दौरान क्या करते हैं, बहुत सारे क्लस्टर ऑफ एग्स को देते हैं, जो कि एक ऐसा लगेगा कि झाग है, जैसे कपड़े धोने के बाद कैसे झाग आता है साबुन का, वैसे ही झाग जैसा दिखता है वो, ठीक है। किसी भी छोटे मोटे तालाब के किनारे, पॉन्ड के किनारे वो लोग क्या करते हैं, अपने अंडे को देते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो एग जो होता है वो लावा में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ताड़पोल, ठीक है, जो कि एक फ्रॉग जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। तो पहले स्टेज में एग था जो कि क्लस्टर्स में आया, पॉन्ड के किसी तालाब के किनारे, पॉन्ड के एजेस पे रहते हैं। स्टेज 2 में ताड़पोल बनता है जो एग से निकलता है और वो धीरे धीरे करके गिल से ब्रीथ करना शुरू करता है और एक फिश जैसा उसका एक पूंछ आता है। स्टेज 3 में क्या होता है, तारपोल जो होता है वो डेवलप होता है और उसके भी 2 पैर आ जाते हैं और उसका जो टेल था वो धीरे धीरे करके छोटा तो हो रहा है लेकिन स्टिल प्रेजेंट है वहां पे। फिर आ जाता है स्टेज 4 जिसमें एक यंग फ्रॉग जो है आता है जिसका लेग्स जो है वो दिखना चालू होते हैं और टेल जो था वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है और बॉडी जो है वो फ्रॉग जैसा दिखने लगता है। और लास्ट में स्टेज 5 में वो एक प्रॉपर एडल्ट फ्रॉग बन जाता है जिसमें प्रॉपर उसके 4 के 4 पैर, पूंछ पूरी गायब और लंग्स जो है उनके पास आ जाती है जिससे वो ब्रीथिंग कर पाते हैं। और यही जो चेंजेस हुआ है इसी को लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कहते हैं या फिर पूरा एक कंप्लीट लाइफ साइकिल बोलते हैं, जिसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग कह सकते हैं। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल है मॉस्किटो का। आपने देखा है ना, मच्छर, आपके घर में कोई पानी भरा होता है और याद रखना बारिश का समय है, आपके घर में कूड़ा वगैरह अगर बाहर पड़ा होता है तो वहां पे मच्छर अपने अंडे देते हैं, लार्वा, ठीक है, मच्छर बन जाते हैं और इनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है, हर 2 दिन पे आ जाएंगे। तो पानी जमने मत देना, बीमारियां बहुत होती है मच्छर से, याद रखो मेरी बात, ठीक है। तो वाटर टैंक्स या फिर कंटेनर जो होते हैं जो क्लीन नहीं है, साफ सफाई नहीं है, वहां पे क्या हो जाता है कि जो मच्छर होते हैं अपने लार्वा यानी कि जो एग्स है उसको देते हैं, वो लार्वा धीरे धीरे करके वहां पे पानी के अंदर ग्रो करता है और धीरे धीरे करके लार्वा जो है मस्क्यूटो में ट्रांसफर हो जाता है कुछ ही दिनों के अंदर, ठीक है। इसीलिए आपको साफ सफाई करनी चाहिए। कुछ डू यू नो वाला बात है, इसको भी देख लो। क्या बोल रहा है, सी टर्टल्स ऑफ द कोकन कोस्ट, कि एक लॉन्ग 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 स्ट्रेचेस ऑफ सैंड ऑफ सम कोंकण बीचेस, सी टर्टल, ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग, ये इतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं लग रहा, ठीक है, देख लेना क्या है, ठीक है। समरी है, देख लो समरी, ये सारा नोट्स आपको इतना बेहतरीन तरीके से आप लोग को मैं दे दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब दिया हुआ है, डेवलपमेंट दिया हुआ है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब क्या है, इसको आप पढ़ लेना। मतलब ये चैप्टर हमने पूरी अच्छी तरीके से जो मेन मेन टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट सभी चीज हमने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो फाइनली आवर चैप्टर दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बीन टोटली कंप्लीटेड। सिर्फ 2 लेक्चर में हमने ये पूरा चैप्टर को जो है पढ़ा दिया और उम्मीद करता हूं हमसे पढ़ के आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा,
ठीक है। अब ये जो मजा आपको मिला है वो अपने बाकी दोस्तों को भी दे देना, क्योंकि मजा सबको आना चाहिए। तो प्लीज 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 पूरे महाराष्ट्र में फैला दो 6 स्टैंडर्ड के लिए बेस्ट तरीके से हर चैप्टर के वीडियोस आएंगे, और ये वीडियोस को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करो, अच्छा अच्छा कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी किसी और नए चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल 3000।